गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होटल वन के लर्निंग कैफ़े की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक हमारी आजकल की सिचुएशन के साथ बहुत मिलता जुलता है। हमें ज़िंदगी में बहुत से मकामात पे कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसी चॉइसेस करना होती हैं जिनको चूज़ करने के लिए हमें बहुत से मराइल से गुजरना पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं रज़ा सरवर। रज़ा जनरल मैनेजर हैं टैलेंट एक्विजिशन एंड आउटसोर्स सर्विसेज के पीटीसीएल में। मेरे को होस्ट हैं आज के प्रोग्राम में सैयद अली हसन जैदी। अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। प्रोग्राम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले रज़ा, आप काइंडली अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा हमारी ऑडियंस के लिए। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Asad. My name is Raza Sarwar और I am currently working with PTCL as GM Talent Acquisition and Outsource Services और मेरे पास additional portfolio है of performance management and HR digitization. So it's been almost now more than 14 years I'm with PTCL. So this is all about me. तो रज़ा, हम आज के सेशन में जो मेक स्मार्ट चॉइसेस इन योर लाइफ है, हम क्या क्या सीखेंगे, क्या बताएंगे आप हमें और हमारे इसके ऑडियंस अंदर ये इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन और ये कोई सिर्फ थ्योरेटिकल सेशन ही होगा कि मैं यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग पे ऐसी बातें करके चला जाऊंगा। तो आई विल टेल यू अबाउट आवर टूल, आवर टेक्निक using which you can make smart choices in your life, in both your personal life and in your official life, right? So I hope that you will enjoy this technique. इंशाल्लाह। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? Yeah, sure. चले, गो अहेड प्लीज। Okay, great. अच्छा रज़ा, So नॉर्मली हम सेशन में क्या करते हैं, वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन yeah, sure, बिटवीन एज sure. मॉडरेटर्स, जहाँ पे हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। प्लस हमारे साथ क्योंकि लाइव व्यूअर्स शामिल होते हैं, सो ऑलमोस्ट लाइक बाय द एंड ऑफ सेशन आफ्टर लाइक 30-40 मिनट्स वील take the live questions and we'll be posting the questions on screen. You can see those, our audience can see those questions. Okay, great. So first of all, I hope कि everyone is fine और रमज़ान आप सबका अच्छा गुजरा होगा. So basically, why I chose this topic, उसकी रीज़न ये है कि there are lot of situations in our life जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि जब हमारे पास लेट्स से दो रास्ते लाइफ में दिख रहे होते हैं कि हम उसमें से कौन सा रास्ता चूज करें. So basically ये है कि आज wherever you are in your life today is due to the decisions which you have taken in the past. और फ्यूचर आपका ये डिफाइन करेगा जो आज आप डिसीजंस ले रहे होंगे. तो मेरा अपना हमेशा से ये है कि बेसिकली डिसीजन हमेशा वो अच्छा होता है विच इज बेस्ड ऑन सम लॉजिक, ठीक है, और देयर आर स्टेप्स विच वी कैन टेक टू मेक द बेस्ट डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ. तो जो आज का सेशन है उसमें जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसका नाम है इवन स्वैप्स, ठीक है. ये एक लॉजिकल मेथड है टू डिसाइड वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग फ्यू ऑफ देम. और इसके अंदर इंशाल्लाह यू विल सी कि ये एक गेमिफिकेशन, जैसे आजकल असेसमेंट्स हो रही होती है गेमिफिकेशन, तो ये गेमिफिकेशन की तरह का एक वर्जन ऑफ मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस. और जो मैं आपको एक एग्जांपल इसमें सॉल्व कराऊंगा, एक सिनेरियो मैंने बिल्ड किया हुआ है अपने पीटीसीएल के कॉन्टेक्स्ट में, उसको मैं एंड टू एंड लेके चलूंगा. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट टॉपिक, we have to decide, we have to give some finalize some basic definitions, right? So basically what is a decision, ठीक है. Decision is when there are different things you can do and you pick one of them. When you have different options available and you have to select the best one, so it is a choice that you make about something after thinking about several options. तो रज़ा, मेरा इधर ही एक छोटा सवाल है कि ऑब्वियसली हम सब लाइफ में पर्सनली, प्रोफेशनली हर टाइम के ऊपर डिसीजन कर रहे होते हैं. इवन यू आर मेकिंग डिसीजन राइट नाउ इन योर माइंड कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना. मैं ही डिसीजन कर रहा हूँ कि मैंने कब लाइव होना है, क्या क्वेश्चन पूछना है. हर इंस्टेंट पे डिसीजन हो रहा है. सो बिल्कुल. ये क्या रिफ्लेक्सिव है हमारे जो डिसीजंस करवा रहे होते हैं? लाइक, इज इट अ ब्रेन प्रोसेस, इज इट अ रिफ्लेक्स प्रोसेस? इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन इट. नहीं, बेसिकली इट्स अ ब्रेन प्रोसेस, ठीक है. मैं उसी बता रहा था, अभी उसी पे मैं आ रहा था कि बेसिकली जो जिसको आप डिसीजन मेकिंग कहते हैं, डिसीजन मेकिंग होता क्या है, ठीक है.
decision making जो है it is a basically a thought process of selecting a choice from the available options. अभी जो आपका क्वेश्चन था कि अभी भी हमने एक डिसीजन लिया है कि हम ये सेशन करवा रहे हैं, आगे जाके अभी 1-2 स्लाइड्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह के अपनी जो डेली रूटीन होती है उसमें डिसीजंस ले रहे होते हैं. So basically decision making is the process of making choices by identifying a decision, gathering information and assessing alternative solutions. So it is a thought process. So basically it is the process of selecting course of action from several alternatives so that desired result may be accomplished, right? So जैसे basically एक misconception है, काफी misperception है कि decision making is done only at senior level, ठीक है? Only leaders or head of functions are responsible for taking decisions, which is totally wrong. There is a famous saying by Peter Drucker that most discussions of decision making assume that only senior executives make decisions or that only senior executives decisions matter. This is a dangerous mistake. Everyone is responsible for taking the decision at his or her own level in the organization. At least in personal life, you take a lot of decisions. As Stephen Luke said, you are the CEO of your own life. Start making executive decisions today. Okay. So before proceeding, let me ask you कि जैसे भी आपने कहा कि you did some decisions today. ठीक है. Actually, you make a lot of decisions every day. आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया, सहरी क्या की, अफ्तारी क्या की, that was one of the decision which you took. कुछ लोगों ने खुद घर में लिए होंगे कि आज अफ्तारी में क्या बनना है, कुछ लोगों के घर वालों ने लिए होंगे. ठीक है. आज आपने क्या पहनना, कौन से कपड़े पहनने आपने, दिस इज वन ऑफ द डिसीजन विच यू टुक. उसके बाद अभी कुछ लोग, काफी सारे लोग जो सेशन अटेंड करें, आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, ये भी एक डिसीजन था कि हमने कहाँ पे ये बैठ के ये सेशन करना है. कुछ लोग डाइनिंग रूम में बैठे होंगे, कुछ ड्राइंग रूम में, कुछ बेडरूम में बैठे होंगे, कुछ अपने स्टडी रूम में बैठे होंगे. ठीक है. अब लेकिन लाइफ के अंदर ऑल डिसीजंस आर नॉट दैट इजी एंड सिंपल. ठीक है. Some decisions are really difficult because they are complex and multiple criterion are involved in taking those decisions. And it becomes more challenging and difficult. It becomes more challenging and difficult when they have implications on major stakeholders, because right decisions may bring success, whereas the wrong decision may ruin an organization. Okay, let me give you few examples from your official यानी कि जो matters होते हैं. Since I work for PTCL, तो मैंने ये PTCL के कुछ context में ली हुई थी examples. If you want to open a, let's say, PTCL smart shop, ठीक है, and you have to finalize the location where to open that smart shop, then you have to consider certain parameters which are, let's say, health and safety, environment, facilities available, expected number of customers every day which you expect to come on your shop, and then the cost or rent of the location. A core example, okay, for example, if you want to launch a new product, again you have to take decisions because you have a lot of options among which you have to decide that which product to choose. You have to consider profitability, expected growth of the product, market share, technical feasibility, and most of them, it happens that there is one product which is good on profitability and market share, but there might be another product which is better in diversity or maybe technically more feasible. So you have to choose the best one by making the wise decision. Similarly, when you are deploying a network in new area, you have to consider multiple criteria like cost, market potential, etc. Okay, so now few more examples from your personal life. Take a example is selecting the degree and majors you did in your graduation, especially for millennials. When there are so many options available in the market, it becomes very difficult to select the domain for your career. You have to consider either jobs will be available at that time of your graduation or not. आपको उस फील्ड का इंटरेस्ट है कि नहीं, इधर यू वुड बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री और नॉट. आपका फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं आज अपनी डिग्री, तो आपको देखना है कि 4 साल के बाद आप वो उसकी जॉब्स भी अवेलेबल होंगी मार्केट में नहीं. इसी तरह से व्हेन यू हैव, लेट्स से एग्जांपल है, व्हेन यू वांट टू बाय अ कार, यू हैव टू कंसीडर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हाइल बाइंग द कार, स्पेशली व्हेन यू हैव लिमिटेड फंड्स. You consider make or model of the car, either Honda or Toyota, which features available, which you can afford. ठीक है. इवन जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगती है उसमें, दैट इज चूजिंग योर लाइफ पार्टनर, राइट? यस, दिस इज आल्सो नॉट अ सिंपल डिसीजन, राइट? यू हैव टू कंसीडर सो मेनी पैरामीटर्स. जैसे मैंने अपने पहले भी एक सेशन, हां, दिस इज द फोर्थ, कुछ लोगों का फोर्थ डिसीजन होता है, कुछ लोगों की खाला की बेटी होती है, मामू का बेटा होता है.
ठीक है, इसी पे रजा साहब, इसी सारी एग्जांपल्स में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन कि प्लीज। हाउ अ पर्सन कैन गेन दैट या बिल्ड एन ओनरशिप विद इन हिमसेल्फ कि ये डिसीजन, वो अपने जो डिसीजन है वो खुद ले। कई लोगों के अंदर एक ये साइकी होती है कि दे वांट समबडी टू गिव ऑप्शंस, दे वांट समबडी टू गिव देम, वो पिच इन करें थोड़ा सा और वो डिसीजन में आपके कंट्रीब्यूट कर दें, आइदर दे फियर है या कुछ भी है। तो वो ओनरशिप कैसे आए बंदे के अंदर कि ये सारे डिसीजंस इन सारे रीजंस में भी है। अगर मैं पर्सनली भी देखूं या कुछ देखूं तो मेरा है कि किसी ना किसी की इन्फ्लुएंस से ये डिसीजंस मैटर कर जाते हैं। तो हाउ टू ऐड दैट ओनरशिप विद इन आवरसेल्फ? पहले तो मुझे बताओ, ये चूजिंग लाइफ पार्टनर भी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन क्यों आया? ये हो चुका है नहीं, सारे रीजन। अच्छा, मैं बाइंग ठीक अ है। कार पे भी हुआ, चूजिंग अ लाइफ पार्टनर पे भी हो गया, अच्छा, मेजर्स पे यार भी हुआ। इसके अंदर चूजिंग अ लाइफ पार्टनर तो चलो, ये तो यहाँ पे तो अक्सर, क्योंकि जो हमारी सोसाइटियाँ है वहाँ पे तो अम्मी की मर्जी वगैरह चल जाती है, कोई खाला की बेटी होती है, मामू का बेटा होता है, फूफू का बेटा होता है, या फिर कहीं पे कोई जब डिसीजन मेकिंग की कोई टेक्निक नहीं काम करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम वी टोटली बिलीव ऑन इस्तिखारा। ठीक है, वी रिलाई ऑन इस्तिखारा। अच्छा, देखो, जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है ना, उसके अंदर डिसीजंस लेना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, इफ यू हैव करेज, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक डिसीजंस। और ये चीज वो है जो एकदम नहीं कि कोई बटन ऑन करेगा या ऑफ करेगा तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इट विल कम विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लेट्स से बाय बर्थ लीडर होते हैं, जिनमें इनहेरिटेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिस करके, कुछ थ्योरीज पढ़ के जो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि वो अपने लाइफ के अंदर डिसीजन ले सके, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग की जो टेक्निक्स हैं, ब्रॉडली देयर आर टू। सॉरी, जी उसी प्लीज। चीज़ के ऊपर जैसा आपने कहा कि ये प्रोसेस है। अगर मैं हम अपने फैमिली कल्चर की बात करें या अपनी फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें, हम सारे ही पाकिस्तानी स्पेशली, तो हमें शुरू से डिसीजंस जो है ना वो नहीं लेने दिए जाते। लाइक हमारे ऊपर चीज़ें फोर्स की जाती हैं कि ये खाओ, ये ना खाओ, यहाँ पे खेलने जाओ, इधर ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो हम शुरू से ही डर में रहते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं करनी, हमने पूछ के करनी है। और ठीक है, जब भी से हम खुद से कोई चीज़ कर देते हैं और अगर वो सही नहीं होती तो हमें उसका इतना बड़ा जो है ना वो खमियाजा भुगतना पड़ता है कि हम दोबारा डिसीजन करने की मोड में कभी भी नहीं आते। सो हमें वही 5th से लेकर एक तो बचपन से डिसीजन हो जाता है कि आप मैट्रिक, आप पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, 3 स्ट्रीम्स आपकी सेट हो जाती हैं। आप पायलट नहीं बनते तो फिर आपको कोशिश कराते हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बने, वो नहीं बनते तो फिर आपको कोशिश कराते हैं कुछ और बन जाए। तो हम किस तरह ये जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में? सर जो इस तरह की चीजें होती हैं ना कि हाउ वी कैन लेट्स से इम्प्रूव भी अपना मोहल्ले का एनवायरनमेंट, अपना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये सारी जितनी चीजें, इसके अंदर मेरा एक बिलीफ है कि ठीक है, मेरे अब्बा जी पे तो मेरी नहीं चलती, ठीक है, या मेरे बॉस पे तो मेरी नहीं चलती, लेकिन मेरा अपना आप तो मेरे कंट्रोल में है ना। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं अपने बॉस से, अपने अब्बा जी से, अपने बड़ों से एक्सपेक्टेशंस लगाऊं, राइट, ठीक है, वो भी लगानी चाहिए, उसमें रॉन्ग नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये तो सोच सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कल्चर है, सारा कुछ है, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं फॉर आवर टीम मेंबर्स, ठीक है, फॉर आवर यानी कि जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए, राइट। तो मेरा तो हमेशा से इस फोकस पे रहा है कि बजाय इसके कि मैं इस चीज़ पे रोता रहूँ लाइफ के अंदर कि यार क्योंकि मेरे अब्बा जी ने मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं करने दिया, मेरा बॉस मुझे डिसीजन मेकिंग नहीं करने देता, ठीक है यार, उधर आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि आगे अपने बच्चों में, अपनी टीम्स के अंदर ये चीज़ें कैसे उनको आप एनेबल कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं लेट्स इस तरफ को जाता हूँ कि यार हाउ यू हैव टू कन्विंस योर बॉस, योर पेरेंट्स, वो थोड़ा सा आज के टॉपिक से जरा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन लेट्स से इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ कि आज फिलहाल हम इसी को रखते हैं कि हमने डिसीजंस कैसे, कितनी तरह के होते हैं, कैसे करने हैं, और वो कि हमने कन्विंस कैसे करना है, वो फिर जरा सी थोड़ी सी डोमेन आज के लिए डिफरेंट है, राइट। लेकिन आज हम ये जूम करते हैं, आज हमने एक चीज सीख के जानी है, उसकी बेस पे अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने जो टीम मेंबर्स हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है, अपनी फैमिली में लोग हैं, हम उनको कैसे एनेबल कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं जितनी भी हमारी पावर है, राइट। इसमें हमने ये जूम करना है कि आई एम यानी कि ऑथोराइज्ड और रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, और मैंने इसको बेस्ट तरीके से कैसे लेना। तो ये मेरी पहली assumption है कि आई एम यानी कि ऑथोराइज टू टेक दिस डिसीजन। अच्छा, मैं क्विकली दो ब्रॉडर कैटेगरीज में होते हैं डिसीजंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मैं इनकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हल्का सा बता देता हूँ कि इंट्यूशन क्या होती है। बेसिकली इंट्यूशन इज योर गट फीलिंग एंड इट इज मेकिंग अ चॉइस विदाउट द यूज ऑफ कॉन्शियस थॉट, ठीक है। और इंट्यूशन इज नो डाउट देयर इज नो कॉन्शियस थॉट इन्वॉल्व इन इट,
बट इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, कई दफ़ा हम अपनी गट फीलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। डेल्फी मेथड एक आइडिया जनरेशन की अप्रोच है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अमंग अ ग्रुप और टीम, जिसके अंदर ईच टीम मेंबर सबमिट्स हिज और हर रिकमेंडेशन टू अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके आइडियाज जनरेट होते हैं, देन सर्कुलेटेड टू ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस हु हैव द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट कमेंट्स ऑफ देम। ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी कॉमन चीज़ है, हमें पता है कि क्या होता है, सारे लोग बैठते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक वेरिएशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रुप ओपिनियंस, आइडियाज, सजेशंस। फिर मल्टी वोटिंग इज अनदर ग्रुप डिसीजन मेकिंग टूल इन विच रिपीटेड राउंड्स ऑफ वोटिंग आर कैरिड आउट until consensus is arrived. डिसीजन ट्रीज का हमें पता है कि हम डिफरेंट जो भी आपके होते हैं, एक ट्री लाइक ग्राफ होता है इन विच यू मेंशन डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स ऑन ब्रांचेस और कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उसको मेंशन करते हैं। हाँ, डिसीजन मैट्रिक्स जो आज मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ वो डिसीजन मैट्रिक्स की उसके अंदर कैटेगरी में आती है, जिसको मैं इवन स्वैप कह रहा हूँ। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर इवेलुएटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल्स। इसके अंदर वी कंपेयर टोटल बेनिफिट्स राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट विद द टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द सेम। पे बैक एनालिसिस हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं टू डिटरमिन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बाय कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। ये हमारे फाइनेंस के काफ़ी लोग यूज करते हैं। सिमुलेशन इज एन imitation of a real life function, or it is used by creating a replica of real life situation so as to know okay, what could be an outcome under real operating conditions. तो हम अब ये देखते हैं कि कौन से ऐसे सिनेरियोज है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डिसीजंस को प्रेफर करेंगे ओवर क्वालिटेटिव। ठीक है, तो वी कैन यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली मेंशन्ड, there are multiple alternatives or choices available, and you can calculate the benefit of each alternate. So there are some challenges in decision making as well. First one is when you have too much information or very little information to make any decision, then you could not understand the problem statement properly, और आपको पता ही नहीं है कि exactly what do you want to achieve in your life or what do you want to do. You are overconfident about the outcome, or you take a very hasty decision without thinking enough about it. अच्छा, अब जिस मैं मेथड इधर जा रहा हूँ वो है प्रोएक्ट अप्रोच। ठीक है, इसके हम डिटेल में जाते हैं कि बेसिकली प्रोएक्ट है क्या। यहाँ पे PR स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, A फॉर ऑल्टरनेटिव्स, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस एंड T फॉर ट्रेड ऑफ। मुझे इको आ रही है अपनी आवाज की असर। Okay, it's better now. So when we say problem, it means that we need to clearly understand and define the problem, that what I'm going to do, why it is important for me, and why I am even considering it. ठीक है, objectives are the goals of the decisions that we are going to achieve, यानी कि where we want to reach. अगर आपको ये नहीं पता कि where you want to reach, then in the end you will reach nowhere. ठीक है, you should know about your destination. Alternatives are the choices or options available with you, out of which you have to decide one. Then consequences are the possible outcomes of the decision. For every alternative you have to prepare the description of consequences, which we'll see in detail in our example. लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको यानी कि important पता होनी चाहिए कि you really understand the consequences of your alternatives before you make a choice. और trade-offs है जो actually is the technique which we are going to use today, is mainly trade-offs. This is basically compromising quality or quantity of one aspect in return of gains in other. So okay, ये थोड़ी सी इसको हम skip करते हैं मैं भी। डायरेक्टली चलते हैं इवन स्वैप मेथड पे। ठीक है, okay, so now let's move to our main topic, even swap. So first we will learn few basics of this method and then we apply it on making a decision. जिसके लिए मैंने PTCL कॉन्टेक्स्ट में एक सिनेरियो बनाया हुआ है। इट वुड बी इजी कि हम उसको समझ लेंगे, काफ़ी इजी है वो सिनेरियो। सो पहले देखते हैं कि इवन स्वैप है क्या। Assume that you have to make a choice out of few alternatives and each alternative has 3 objectives, right? First one objective है कि you may compare the alternatives using precise number or percentages like 34%, 38। कोई आपका एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें नंबर्स में है, फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर कोई जजमेंटल कॉल है कि लाइक कोई पैरामीटर्स हैं, हाई, लो, मीडियम।
फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है विच यू मे यूज प्योरली डिस्क्रिप्टिव टर्म्स कि येलो कलर कोई डिफाइन कर रहा है। तो अब आपने इन तीनों कलर्स तीनों ऑब्जेक्टिव से बेस पे एक डिसीजन लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यू कैन सी दैट यू आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, you are trading of apples भी हैं, oranges भी हैं, and even elephants. So how do you make trade-offs when comparing such widely different things? पास्ट के अंदर क्या करते थे, कॉमन सेंस पे लोग ज्यादा रिलाई करते थे, उनके पास कोई क्लियर रैशनल और इजी टू यूज ट्रेड ऑफ मेथोडोलॉजी थी नहीं। टू हेल्प फिल दैट गैप अब ये इवन स्वैप का एक सिस्टम है जिसको हम यूज करेंगे। जैसा कि नीचे अगर आप इसके अंदर देखें, मैंने एक कॉन्सिक्वेंस टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें कुछ टर्म्स को इधर देखना जरूरी है कि बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंस टेबल में होता क्या है, राइट, जो यहाँ पे नीचे राइट साइड पे ड्रॉ हुआ है। इसके अंदर आप देखें तो हमने वी हैव लिस्टेड ऑन ऑल योर आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल एंड ऑल द अल्टरनेटिव्स अलोंग द टॉप. This will give you an empty box in which in each box of the matrix write a concise description of the consequence that the given alternative will have for the given objective. For example, in this table, तीन तरह के मोबाइल्स हैं, Samsung, iPhone and Huawei. These are the alternatives. Then price, camera and looks are the objectives. तो जो ऊपर दी हुई ऑप्शंस उसको हम alternatives कहेंगे अपनी एग्जांपल के अंदर, जो लेफ्ट साइड पे दी हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो सैमसंग का मोबाइल है उसकी कॉस्ट है 75,000 रुपीज, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। तो हमने यहाँ पे तीन टर्म्स देख ली, ऑल्टरनेटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्सिक्वेंसेस। अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में है लाइक नंबर्स, कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स में है, ठीक है, जैसे हमने पहले लुक्स की बात की थी। और लेकिन अगर हम बेशक क्वांटिटेटिव है उसको तो करना आसान है ना कि सैमसंग का 75,000 का मोबाइल आईफोन 90,000 का है, लेकिन लुक्स को करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि एवरेज है, एक्सीलेंट है, गुड है, ये इंग्लिश की टर्म्स है। लेकिन इसके अंदर मेन चीज ये है कि आपकी ना जब आप ये टर्म्स यूज करें तो उसमें कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब गेम प्लान क्या है? हम क्या करते हैं कि हम अपना पूरा एक कॉन्सिक्वेंस टेबल बनाते हैं, उसमें वन बाय वन ऑल्टरनेटिव्स भी एलिमिनेट करते जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी एलिमिनेट करते जाते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं कि या तो हम हर स्टेप के ऊपर वाले ऑल्टरनेटिव्स एलिमिनेट करे होंगे या उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट कर रहे होंगे। इसको मैं इस स्लाइड से बताता हूँ कि लेट से कोई भी एक सिनेरियो है जिसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन ए है और दूसरी लेट से आपके पास ऑप्शन बी है। इसमें आप देखें नीचे दिया हुआ है कि जो ऑप्शन ए है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑप्शन बी से बेहतर है और 2 के अंदर ऑप्शन बी के सिमिलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए डोमिनेट कर रहा है ऑप्शन बी को, तो इस केस के अंदर हम ऑप्शन बी को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। चले मैं डायरेक्टली आता हूँ इस पे एग्जांपल पे जो कि मैंने इसके लिए बनाई है। एक एग्जांपल को अगर हम एक एक स्टेप करके चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड दिस इवन स्वैप मेथड, यानी कि एक एग्जांपल है जो कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है ऑफ पीटीसीएल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। There is a guy, Mr. Asif, who has completed his MBA from a top-ranked university of, let's say, Lahore or Islamabad. Or instead of doing a job, he has decided that he is going to open a PTCL smart shop, ठीक है, franchise model पे। उसके लिए सबसे पहले he has to decide कि वो किस लोकेशन के ऊपर अपनी शॉप को ओपन करे, ठीक है। अब लोकेशन को फाइनल करने के लिए उसने एक सर्वे किया और उसमें कोई 5 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं। अच्छा, जो वो पैरामीटर कंसीडर कर रहा है वो 5 पैरामीटर है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आता है कि यार उसके घर से कौन सा लोकेशन करीब है, विच इज शॉर्टेस्ट कम्यूट फ्रॉम होम टू शॉप, गुड एक्सेस टू हिज क्लाइंट्स के कोई ऐसी जगह पे शॉप होनी चाहिए कि वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी तो आए ना। तीसरी चीज है कि उस शॉप के ऊपर सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है, कि क्या वहाँ पे टेलीफोन है, सिक्योरिटी गार्ड है, कोई फोटोकॉपी की मशीन है, नहीं है। चौथी कि उसकी लोकेशन जो उसकी शॉप है उसका साइज कितना होना चाहिए, और पांचवा जो उसका पैरामीटर वो है कि उस शॉप का रेंट कितना होगा। अब ये क्योंकि इस्लामाबाद के लिहाज से एग्जांपल बनी हुई है तो फॉर एग्जांपल उसने 5 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं, शॉर्ट लिस्ट की हैं आफ्टर सर्वे। वन इज एफेट मरकज, जिनास सुपर, सफा गोल्ड मॉल, सेंटोरस एंड ब्लू एरिया। अब उसने क्या करना है, इन 5 लोकेशंस की बेस पे आपको फुल स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी फुल स्क्रीन नजर आ रही है। गुड। उसने 5 इन लोकेशंस की बेस पे और ये 5 जो आपके पैरामीटर्स की बेस पे एक बेस्ट डिसीजन लेना है। सबसे पहले वो क्या करेगा,
उसने अपने हर जो उसका है जो हर एक उसका जो पैरामीटर है उसको उसने किसी उसका कोई एक मेजरमेंट क्राइटेरिया बनाया है, मेजरमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ही डिस्क्राइब्स कम्यूटिंग टाइम एज द एवरी टाइम इन मिनट्स, ठीक है, which is required to travel to work. Then second one is to measure access to clients. He determines the number of his customers who are expected to visit his shop. Then he uses a simple 3-letter scale to describe the office services. A अगर वो कह रहा है इट मीन्स के फुल सर्विस है इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग, टेलीफोन, फ्री सिक्योरिटी। अगर बी कह रहा है तो इट मीन्स कि उसमें कुछ पार्शियल सर्विसेज है। अगर सी कह रहा है तो इट मीन्स उसमें कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। ऑफिस एरिया को स्क्वायर फीट के अंदर मेजर कर रहा है और मंथली रेंट को रुपीस के अंदर। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, उसकी बेस पे आसिफ साहब ने ये कॉन्सिक्वेंस टेबल बना दिया जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी। जी असद, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? तो हाँ, ये बेसिकली हर डिसीजन के लिए हमें कॉन्सिक्वेंस टेबल बनाना चाहिए या बनाना पड़ेगा, या कोई की डिसीजंस हैं जिसके लिए हमें सिर्फ ये कॉन्सिक्वेंस टेबल बनाना? देखिए, अगर अब आप कॉन्सिक्वेंस टेबल को देखें ना तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑल्टरनेटिव दिए हुए ना, डिफरेंट लोकेशंस हैं, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। यदि आप एज्यूम करें कि आपने एक गाड़ी लेनी है तो आप क्या करेंगे, ऊपर जहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स लिखे हैं वहां पे लिख देंगे ये होंडा सिविक है, यहाँ पे टोयोटा कोरोला है, यहाँ पे फलानी गाड़ी है, यहाँ पे फलानी गाड़ी है। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप बाकी चीजें लिखेंगे, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, उसका कलर कौन सा है, जो उसकी माइलेज कितनी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। इवन मैंने आपको बताया था अगर आपने अपना यानी कि लाइफ पार्टनर ढूंढना है उसमें ऊपर आप नाम लिख सकते हैं कि यार ये की है, गोशी है, फलाना है, उसकी कास्ट ये है, उसकी एज ये है, उसकी क्वालिफिकेशन ये है। तो आप लेकिन इस तरह एक ही नाम 5 दफा लिख दें, क्योंकि ओवरऑल ही हो जाता है। अगर आपने डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ और आप नहीं चाहते कि अम्मी की मर्जी चले तो इस्तिखारा उसी का है। तो ऑब्वियसली ये बता रहा हूं कि ये जितने भी आपके लाइफ के मेरा सिर्फ ये सवाल था कि हम ये मेजर डिसीजंस के लिए यूज करें या सिर्फ माइनर डिसीजंस के लिए भी, किस लेवल तक की डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये टूल यूज करें? ये मेरे मुताबिक तो थोड़े क्रिटिकल डिसीजंस के लिए होगा ना, क्योंकि एनालिटिक्स काफी इन्वॉल्वड है इसमें कि हर डिसीजन के 5 ऑप्शंस हो सकता है। असद हो सकता है कुछ लोगों के लिए गाड़ी लेना बहुत क्रिटिकल डिसीजन हो और हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल रूटीन की बात हो, वो इतना सोचते ही ना हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उस डिसीजन का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना है। राइट, आपको ही पता है, मुझे पता है, इसी मुल्क में इसी शहर में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कोई मसला ही नहीं है गाड़ी लेना या कौन सी गाड़ी लेना, और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो शायद 10 लोगों से मशवरे करते होंगे, इस्तिखारा करते होंगे कि हम कौन सी गाड़ी लें। राइट, सो बेसिकली ये डिपेंड करता है। मैं ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ कि वो डिसीजन बड़ा है या छोटा है, या आपने कोई अपना रॉकेट लॉन्च करना है, इस तरह का कोई डिसीजन है। डिसीजन का आप पे इम्पैक्ट कितना है। हाँ, अब ये हम देख सकते हैं कि ये वाली जो आपकी टेक्निक है इवन स्वैप, ये अप्लाई कहाँ पे हो सकती है। बेसिकली हर वो डिसीजन जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि आप इस तरह का एक टेबल बना सके। आपने मोबाइल लेना है, ये बन सकता है, आपने गाड़ी लेनी है, ये बन सकता है, आपने कोई अपना करियर का कोई मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास कोई ऑप्शन आ जाती है कि लेट्स से आपने टेलीनॉर जाना है, जैज जाना है, कहीं पे सैलरी कम होगी, कहीं पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, कहीं पे बॉस अच्छा नहीं होगा, ठीक है, कोई आपके घर से दूर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के जितने भी आपके पास, जब आपके पास व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, देन यू कैन अप्लाई दिस जो टेक्निक है, यानी कि 100% गारंटी है कि यू कैन अप्लाई ऑन इट। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में 1-2 जगह पे इसको अप्लाई करके देखा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन यू अप्लाई दिस, यानी जो मैंने बीच में से 1-2 स्लाइड छोड़ गया था ना, बेसिकली ये वाली थी। ठीक है, कि सिस्टमैटिक अप्रोच और विदाउट सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच में डिफरेंस ये होता है कि व्हेन यू टेक अ डिसीजन तो आपके माइंड में एक चीज चल रही होती है कि यार मैं किसी लॉजिक की बेस पे चलाऊं। ठीक है, मैंने एक अपना पूरा एक होमवर्क किया है, इट वाज नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय गट फीलिंग, तो मैंने एक सिस्टम फॉलो किया है जिसकी बेस पे मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। ठीक है, और आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको एक यानी कि रात को नींद अच्छी आ जाती है कि नहीं यार ये मेरा डिसीजन ठीक था। अच्छा, अब क्विकली हम जाते हैं इस मेथड की तरफ कि इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं। अब बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे लेफ्ट साइड पे आपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कम्यूट इन मिनट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑफिस सर्विसेज, ऑफिस साइज और मंथली रेंट। और एंड टॉप जो आसिफ मियां उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स लिखे हैं, विच आर सेंटोरस, जिना सुपर, एफेड, मरकज, सफा गोल्ड मॉल और ब्लू एरिया।
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारा जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उससे उन्होंने अपना टेबल को फिल कर दिया। अब जैसे हम देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो सफ़ा गोल्ड मॉल में 85 हैं, जिनास सुपर में 80 हैं, ज़रा हर एक के जो भी प्लस माइनस हैं। अच्छा, इसके बाद जो पहली चीज़ करनी है वो ये करनी है, मेरी स्क्रीन फुल है कि नहीं आप ये बताएंगे मुझे ज़रा। मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ब्लू एरिया को एलिमिनेट कर देंगे। ब्लू एरिया हमारी ऑप्शन से निकल गया। अब क्लियर? अच्छा, आसिफ साहब से मेरे एक इसमें रजा साहब एक मेरा इसमें सिर्फ कंसर्न है, मुझे वो क्लियर कर दें कि कई लोगों की इन सारे जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं इनकी वेटेड जो आपकी वेटेज होती है वो भी डिफरेंट होगी ना। किसी के लिए कम्यूट इन मिनट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ ऑफिस सर्विसेज या मंथली रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इधर हमने सबको रैंक एक साथ ही किया, मतलब कोई उसमें वेटेज हमने किसी को। अच्छा, इसके अंदर ना ये मेरी आखिरी स्लाइड में लिखा हुआ है, मैं चलो आपको आंसर अभी दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज निकल जाए। ठीक है। जब भी आप कोई अल्टरनेटिव या कोई ऑब्जेक्टिव, खास तौर पे कोई ऑब्जेक्टिव आप एलिमिनेट कर रहे हैं ना या उसको कंसिडर कर रहे हैं, आपने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं देखनी कहीं पे भी, ठीक है? यानी वेटेड एवरेज वाला मैथमेटिकल आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। ये इवन स्वैप का कमाल ये है कि यू विल नॉट कंसिडर उसकी किसी भी पैरामीटर की इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर कोई पैरामीटर सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लेट से मैं कहता हूं यार रेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 5,000 रुपये दे ही नहीं सकता, फिर तो मेरा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, फिर मुझे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए ना, मेरी जेब में है ही 5,000 पे, तो फिर तो मेरे हाथ में जो 5,000 में लोकेशन आएगी मैं वही लूंगा ना। तो ये आपने पैरामीटर ऑब्जेक्टिव्स बनाए, वो 5 आपने कंसिडर किए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि वो आपके टेबल में होगा ही नहीं, वो आपका डिसीजन का पैरामीटर ही नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको एंड में एक जगह एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आपने देखा कि इस रैंकिंग टेबल की बेस पे आपने ब्लू एरिया को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आपको कोई इतराज तो नहीं ब्लू एरिया को एलिमिनेट करने में? यानी आपको क्लियर मैथमेटिकली लॉजिकली नजर आ रहा है कि ब्लू एरिया एलिमिनेट होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ रैंकिंग की वजह से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सफा गोल्ड मॉल सेंटोरस से बेहतर है। कैसे? कि यहाँ पे इसकी रैंकिंग 2 है, उसकी 5 है, यहाँ पे रैंकिंग 1 5, यहाँ पे 1 और 1 टाई हो गया ऑफिस सर्विसेज में, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हो गया। सिर्फ एक ये है मंथली रेंट जो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है? अब हम देखते हैं यार सारे में सफा गोल्ड मॉल बेहतर है, ठीक है? रैंकिंग यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, राइट? कम्यूट भी कम है, नंबर ऑफ कस्टमर भी, यहाँ पे इतने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, सेंटोरस में बिल्कुल ही यानी काम खराब है। तो इधर रैंकिंग 5 है, इधर 4 है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है? अब हम जाके देखते हैं पीछे कि यार कितना डिफरेंस है। तो यार इधर 19,000 कॉस्ट है, इधर 18,500 की कॉस्ट है, सिर्फ 500 का फर्क है, जिसकी बदले हमें देखो टाइम हमारा कितना बच रहा है, इतने तो पेट्रोल के पैसे बचेंगे ना, इधर 25 मिनट है, इधर 45 मिनट है, इधर 85 कस्टमर्स आ रहे हैं, इधर 50 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपका पेट्रोल भी बहुत कम लग रहा है, जिस सिर्फ कितने के बदले 500 रुपए के बदले। आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपने सफा गोल्ड अपना जिना सेंटोरस को भी आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? अच्छा रजा साहब, इसी पे एक छोटा सा कंसर्न मेरा और है कि हम जो ये कंपटीशन कर रहे हैं दो का, ये हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं या इसके पीछे भी हमारी कैलकुलेशन है कि हमने जिना सेंटोरस और सफा गोल्ड का को आपस में कंपेयर किया? ये जो रैंकिंग टेबल को एकदम बना के मैं शुरू हो गया था ना, इसके पीछे जरा आप इस टेबल को बैठकर थोड़ी देर गौर करते हो ना, ये जरा इसके पीछे 5-10 मिनट पहले जब मैंने बनाया था गौर किया होगा ना कि अच्छा यार मैं करता हूँ, ये सारे कॉम्बिनेशन आप देख रहे थे कि यार जिनास सुपर इससे बेहतर जा रहा है कि नहीं, सफा गोल्ड मॉल इससे बेहतर जा रहा है कि नहीं, वो फिर आपको एकदम पता चलता है कि नहीं यार जिनास सुपर ब्लू एरिया से काफी हद तक बेहतर है। ये इसको ऑब्जर्व करने में, इसको गौर करने में जरा सा इसमें 5-10 मिनट लगते हैं, ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब देखिए पहले के अंदर मुझे कोई वो नहीं करना पड़ा था, मैं क्लियर था कि 4 पैरामीटर के अंदर जिनास सुपर बेहतर है ब्लू एरिया से, तो इट वाज अ इजी कॉल फॉर मी। लेकिन दूसरे के अंदर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा 500 रुपये ज्यादा लग रहे हैं, राइट? अब जो कुछ मैंने स्किप की थी स्लाइड्स, वहां पे एक टर्म थी प्रैक्टिकल डोमिनेंस, ठीक है? अब जहां पे अब ये मैंने जो ये वाला किया कि यार सिर्फ 500 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे सफा गोल्ड मॉल के अंदर ज्यादा, लेकिन मुझे सर्विसेज ज्यादा मिल रही है, इसका नाम है प्रैक्टिकल डोमिनेंस, ठीक है? यहाँ पे आई विल यानी कि मेक दिस डिसीजन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल डोमिनेंस, ये मैंने नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब हमारी 2 ऑल्टरनेटिव्स तो कैंसिल हो गए। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया? रीड्रॉ किया कॉन्सिक्वेंस टेबल को, जो 2 ऑल्टरनेटिव्स निकल गए थे उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया।
अब हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव रह गए विच आर जिना सुपर, एफएड मर्कज एंड सफा गोल्ड मॉल, और ऑब्वियसली वी हैव ऑल द 5 ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो हम देख सकते हैं यार जो कम्यूट इन मिनट है ना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 20 है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, इज देयर एनी वे कि वी कैन मेक दिस कम्यूट इन मिनट ऑफ एफएड मर्कज टू 25 मिनट्स? ठीक है, अब उसको करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे इवन स्वैप का कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका कम्यूट इन मिनट्स है ऑफ एफएड मर्कज, वी कैन इंक्रीज इट फ्रॉम 20 टू 25। आपने कम्यूट इन मिनट ज्यादा कर दिया, उसके बदले में आप एज्यूम कर रहे हो कि जो नंबर ऑफ कस्टमर है उसको भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, इधर अब आपकी एजम्पशन आ जाती है, कॉम्पनसेट कर रहे हो आप। ये हमने क्यों किया? मुझे मुझे अब इस अब इसको understanding को- अभी ये थोड़ा सा आपको एक अजीब सा लगेगा, लेकिन आप मुझे अगर 5 मिनट सिर्फ दें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने 20 से 25 कर दिया कि मैंने नंबर ऑफ मिनट अपने ज्यादा कर दिए। उसके बदले मैं समझता हूँ, एज्यूम करूँ कि यार मेरे नंबर ऑफ कस्टमर भी मुझे इधर फायदा हो जाएगा नंबर ऑफ कस्टमर्स के अंदर। अब इसको जब मैं 25 किया ना, तो इवन स्वैप मेथड में उसके बदले आपने इसको कॉम्पनसेट किया, जिसमें कहा था ना कि कहीं पे आप कुछ चीज अगर क्वांटिटी या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसके बदले आप कुछ गेन करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे हम 5 मिनट अपने कम्यूट के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके हम गेन करें नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब आप देखो जब हमने ये किया तो आपका कम्यूट इन मिनट तीनों जगहों पे कितना हो गया, 25 25 25। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, लेट से गाड़ी आपने लेनी है और होंडा है, सुजुकी है और लेट से कोरोला है, और तीनों की अगर ऑप्शन लेट से प्राइस ही 8 लाख है, तो क्या आप प्राइस फैक्टर को डिसीजन में लेकर आओगे? ऑब्वियसली नॉट। नहीं, ठीक है, अगर आपके पास 3 ऑफर्स हैं, एक फॉर एग्जांपल चलो मैं अपनी इंडस्ट्री से देता हूँ, आपकी इंडस्ट्री से नहीं देता हूँ, लेट्स से एक टेलीनॉर की है, एक जैज की है और एक जोंग की है, और तीनों जगह आपके पास सैलरी आपको जो ऑफर आ रही है 50,000 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो क्या आपके लिए फिर सैलरी इंपॉर्टेंस होगी? आप उसको तो सोचोगे नहीं, क्योंकि तीनों जगह 50,000 है। इसी तरह से हमने एक एग्जांपल में किया कि ये इवन स्वैप मेथड को यूज करके, जो कि अभी आपको अजीब लग रहा है लेकिन आगे आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया कि 25 कर दिया तीनों को, उसके बाद आप देख रहे हो जो कम्यूट इन मिनट है तीनों में हो गया 25। इसको अब आप कैंसिल कर सकते हो। अब कम्यूट इन मिनट क्योंकि तीनों में 25 है, अब आप अपने इस ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट कर दोगे। पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, ये अपने ऑल्टरनेटिव्स को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट कर दिया। अब जब इस ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट किया तो हम अपने टेबल को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं, तो कम्यूट इन मिनट ऑब्जेक्टिव हमने निकाल दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 ऑब्जेक्टिव्स और हमारे 3 ऑल्टरनेटिव्स वहीं पे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यार जो मेरी ऑफिस सर्विसेज है, ये वो था कि ए वो है ऑफिस सर्विस जहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है, बी वो था जहाँ पे थोड़ी सी सर्विसेज अवेलेबल थी, सी वो था जहाँ पे कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी। तो क्या किसी तरह हम इन तीनों को सेम कर सकते हैं? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो सर्विस थी ना एफएड मर्कज की सी, ठीक है, इसको मैं बी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बी कर दिया और बदले में जो नीचे अमाउंट थी ना 15,000, उसको मैं कहा कि यार अच्छी सर्विसेज देने के मैं ज्यूम करता हूँ कि मैं 2,000 इसको बढ़ा दिया। इसी तरह से जो आपकी सफा गोल्ड हॉल की थी ए वाली सर्विस, उसको भी मैंने यानी इसको मैंने सर्विसेज को अपग्रेड कर दिया, इधर मैंने सर्विसेज को डाउनग्रेड कर दिया। इधर डाउनग्रेड के करने के बदले में अब प्लीज कोई जो आपने रेंट बढ़ाया है, ये अगेन फिर कोई इसके पीछे फार्मूला है या दिस इज हाइपोथेटिकल के? ये अच्छा, हाइपोथेटिकल नहीं है, ये एक मेरी ना कैलकुलेटेड, वो एक समझ लो एक गेस है। इट इज माय कैलकुलेटेड गेस कि लेट से अगर मुझे ये सर्विसेज चाहिए कि मेरे पास टेलीफोन सिक्योरिटी भी हो, मेरे पास इंटरनेट भी हो, जो कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सी से बी में आ जाऊंगा। उसके लिए मेरे से तकरीबन 2,000 रुपये मेरे ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वो होता है जिसको आप मैथमेटिकली कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि आई हैव डाउनग्रेडेड माय सर्विसेज फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार मेरा थोड़ा सा उसकी अमाउंट फिर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो अपनी ऑफिस सर्विस है ना, इन तीनों को देखो मैंने बी कर दिया, लेकिन मेरा जो रेंट है यहाँ पे 17,000 हो गया, यहाँ पे भी 17 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। अच्छा, अब भाई आपने 17,000 क्यों किया, 16,800 क्यों नहीं किया? ठीक है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि 17 क्यों नहीं किया, 16,800 क्यों नहीं किया।
उसका मैं यही जवाब दूंगा कि यार मेरा टेबल मेरी मर्जी ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू प्ले विद इट, यू हैव टू मेक सम वाइज केसेस। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा क्या लग रहा है इसमें आपको, क्या होगा? मैं एक तो हम ऑफिस सर्विसेज को स्ट्रक ऑफ कर देंगे क्योंकि वो सेम हो गई हैं, Great. वो एलिमिनेट हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम रियल टाइम पे जाके चेक कर सकते हैं फिर ये कि, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा सफ़ा गोल्ड ये वो, तो मैं उनसे रियल टाइम पूछ सकता हूँ कि अच्छा आपका क्या रेंट है, आपका क्या रेंट है, आपका क्या रेंट है, और बिल्कुल उस बेसिस पे डिसीजन करते हैं। 100%। ये ना मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, मैं कुछ चीजें स्किप कर गया था। जब मैं आपको ये बता रहा था ना, ये वाला टेबल जब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा था, उसके अंदर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि ही सर्वेज मोर देन अ डजन लोकेशंस, ठीक है, बाकी उसने डिस्कार्ड कर दी और उसने 5 शॉर्टलिस्ट की हैं, राइट। अब जब मैं शॉप लेने गया हूँ ना, ये मैंने कहीं गूगल करके सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, ऑब्वियसली मैंने सारे विजिट किए ना, एक क्रिटिकल डिसीजन है मेरी लाइफ का कि आई हैव टू फाइनलाइज, यानी कि शॉप में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राइट। तो मैं ज़रा इन 5, मैंने कोई 12-14 जगह विजिट की, उनमें से 5 शॉर्टलिस्ट की। जो 5 मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं किसी बेसिस पे की है ना, कोई इन्फॉर्मेशन लेके, उस इन्फॉर्मेशन को फिर मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये सारे पैरामीटर जिसकी बेस में कर रहा था। जो बाकी की 8-10 मैंने ऑप्शंस वो कर दी। हो सकता है कोई ऐसी हो जहाँ पे रेंट ही कोई लाख रुपया हो, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कस्टमर के आने की उम्मीद ही ना हो, कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज़ हो जो कि मेरे घर के तो बिल्कुल साथ हो, ठीक है, लेकिन ऐसी लोकेशन हो कि वहाँ पे कस्टमर आए, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो सकती है। यानी काफ़ी सारे रीज़न है जिस वजह से मैंने बाकी डिस्कार्ड कर दिया और सिर्फ 5 ऑल्टरनेटिव्स पे मैं अपना वो कर रहा हूँ गुजारा, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस उस पर चलता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नाउ वी विल डिस्कार्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस सर्विसेज, राइट। अब आप इस टेबल को गौर से देखें, 3 ऑप्शंस रह जाएंगी और 3 ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, और इनका जो रेंट है वो 17, 17 और 18 हो चुका है, ठीक है। अब आप दोबारा से रीड्रॉ करते हैं इस टेबल को, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑल्टरनेटिव्स, और आपका जो है रेंट 17, 17 और 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको एक चीज नजर आ रही है, जो है ना एफेड मरकज, राइट। जी जी इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों का इनका रेंट तो सेम है ना, 17,000 17,000, बिल्कुल। ठीक है। अब आप क्या देख सकते हो कि जो रेंट सेम है, लेकिन जिन्ना सुपर के अंदर ऑफिस साइज भी बड़ा है और वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर भी ज्यादा आ रहे हैं बिल्कुल एज कम्पेयर टू एफेड मरकज। क्लियर है? एफर्ट मर्कज तो, यस ये 2 की बात कर रहा हूँ। दोनों का जो रेंट है वो सेम है, 17,000 17,000, लेकिन जो ऑफिस साइज है वो जिनास सुपर का ज्यादा है और उधर नंबर ऑफ कस्टमर भी ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनास सुपर इज बेटर देन एफेड मरकज। तो वो जो आपने उस वक्त पूछा था ना, असद या हसन, जिसने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे एकदम पता चलेगा, तो जरा ये एक एक करके जब भी कोई टेबल या कोई कॉन्सिक्वेंस निकालूंगा, गौर करूंगा मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे देखने में पता चला यार रेंट इनका सेम है, अब क्या चक्कर हो सकता है, तो हमें नजर आ गया कि यार जिनास सुपर एफेड मरकज से बेहतर है। इधर हमने एफेड मरकज को कैंसिल कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, जिनास सुपर एंड सफा गोल्ड मॉल, ठीक है। इसको मैं आगे जाता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन रह गए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका हमें गौर करना है कि क्या अच्छा नंबर ऑफ कस्टमर्स इधर 80 है, इधर 85 है। सबसे जो मेन डिफरेंस आ रहा है ऑफिस साइज का, ऑफिस साइज में आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। यस क्या हम किसी तरह इसका ऑफिस साइज सेम कर सकते हैं? लेट से मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ 950, और मेरे पास एक है कि यार पर अगर मैं स्क्वायर फुट करता हूँ तो उससे कुछ अमाउंट बढ़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 250 स्क्वायर फुट मैंने 250 स्क्वायर फुट मैंने इंक्रीज करता हूँ, उसके बदले 2500 मंथली रेंट यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ इवन स्वैप के लिए। तो मैंने क्या किया, 250 यहाँ पे किया, 2500 यहाँ पे कर दिया, राइट। अब क्या हुआ कि ये ऑफिस साइज मेरा सेम हो गया, ठीक है। अब हो गया और कस्टमर भी कम है, जब ऑफिस साइज मेरा सेम हो गया तो मेरा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव थे। अब तो जी आप प्लीज। डायरेक्टली नहीं आप एलिमिनेट कर सकते। जिनास सुपर को आपको नजर आ रहा है कि वहां पे कस्टमर भी ज्यादा हैं, कॉस्ट भी कम है और ऑफिस साइज भी सेम है। यहाँ तक तो नहीं नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब हमने ये काम किया ना तो हमें नजर आना शुरू हो गया। क्लियर है? ठीक है।
इधर तक तो हमें ये चीज क्लियर नहीं थी ना यहाँ पे। यही तो इसका कमाल है कि जब हमने ये वाला काम किया, इवन स्वैप किया, ऑफिस साइज इंक्रीज करके साथ हमने मंथली रेंट इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि यार ऑफिस साइज क्योंकि दोनों में 950 है, तो वी कैन यानी कि टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर यानी कि कंसिडरेशन। अब 950 निकल गया, अब हम आ गए इस टेबल के ऊपर। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है। यहाँ पे सफा गोल्ड मॉल के नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हैं और रेंट कम है। जी, अब आसिफ मियाँ को क्या करना चाहिए? सफा गोल्ड में ले लेनी चाहिए। सफा गोल्ड में ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब आसिफ साहब डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ही इज गोइंग टू ओपन हिज यानी कि स्मार्ट शॉप और बिजनेस इन सफा गोल्ड मॉल। इस पे किसी को कोई एतराज या कोई क्वेश्चन? मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि ये वेरीफाई कैसे होगा कि वेदर आसिफ साहब ने ये सारी कैलकुलेशन में कई चीजें एज्यूम भी की थी, कुछ उन्होंने खुद कैलकुलेशन में एडिशन डिलीशन भी करवाई, क्या जैसे अब उसकी जो वो थी डायमेंशन शॉप की, वो अगर उसे चाहिए 600 थी तो उसने उसको फिर भी उसको बढ़ा के उसने वो ऑल्टरनेट को एक्सक्लूड करवाया। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इसकी वेरिफिकेशन क्या है कि आप आसिफ साहब का ये डिसीजन ठीक है या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आसिफ साहब के पास पांच ऑल्टरनेटिव से और 5 उसमें पैरामीटर से डिफरेंट, क्या उस वक्त उनके लिए आसान था डिसीजन लेना? नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन थी ना कि मेरे पास 4-5 ऑप्शंस है और 4-5 है मेरे पास ऑब्जेक्टिव, अब मैं क्या करूं? जाहिर है कहीं पे नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा था, कहीं पे रेंट ज्यादा था, कहीं पे ऑफिस स्पेस थी, कहीं पे आपकी सर्विसेज थी। ये सारे चारों पांचों पैरामीटर्स वो थे कि जो कि टोटली डिफरेंट थे। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि यू हैव टू कंपेयर नॉट यू डोंट ओनली हैव टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, you have to compare apples, oranges and elephants, right? So अब उस वक्त उनके पास एक ऐसी यानी कि कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन थी, लेकिन एंड पे एक प्रोसेस को यूज करते हुए फॉलो करते हुए ही हैज रीच टू अ कंक्लूजन। ठीक है, तो जी, अब एटलीस्ट आसिफ साहब आज रात को सुकून से सो सकते हैं कि उन्होंने एक मेथड यूज किया, कुछ लॉजिकल स्टेप्स लिए, ठीक है, उसकी बेस पे एक डिसीजन लिया है। ये सिर्फ कोई वो इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन नहीं था। आसिफ साहब आज रात को नहीं सो सकते, उन्हें सैलरी बनानी है अभी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब ये तो हो गया कि जो हमने एग्जांपल बनाई थी उसकी बेस पे आसिफ साहब डिसीजन ले लेंगे अब कि जिना सुपर को डिस्कार्ड कर दिया, ही विल गो विद सफा गोल्ड मॉल। ओके, अब जो आपके कुछ क्वेश्चंस शुरू में आ रहे थे ना या दरमियान में आ रहे थे कि यानी कि ये होता कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस मेथड, ठीक है, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट यानी कि taking decisions starting from a complex situation having so many objectives or parameters। तो ये है कि एक दफा आपको थोड़ा सा टेक्निक हो जाएगा ना, आइडिया हो जाएगा ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा टेक्निक का, देन जो मैकेनिकल पार्ट ऑफ दिस इवन स्वैप मेथड है दैट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, अच्छा रजा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये तो ऑब्वियसली वही जिस तरह हम कह रहे थे कि ठीक कुछ क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स लेवल के डिसीजंस के लिए तो हम ये यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो ऑब्वियसली वो वेरी करता है हर बंदे टू बंदा कि उसका कौन सा डिसीजन क्रिटिकल है। वही बात कि गाड़ी किसी के लिए क्रिटिकल हो सकती है, किसी के लिए नहीं हो सकती, बट स्टिल लाइक कुछ जो रियल या कुछ ऐसे डिसीजन है जो मैंने ऑन द से आते जाते या वैसे ही करने हैं कि अच्छा हमें तो वो उसके लिए क्या हम करें, क्योंकि हम इतने लंबे प्रोसेस में कई दफ़ा नहीं जा सकते। हमें अभी से मुझे कॉल आए कि तुमने से 3 बंदे हायर करने हैं, मैंने डिसीजन करना है या हायरिंग का डिसीजन है, तो उस केसेस के अंदर तो हम क्या उसमें कौन सा स्मार्ट तरीका है कि हम वो यूज़ करें और फिर हम डिसीजन मेकिंग पे चले जाएं? देखो असल एक तो डिसीजन ये था कि मैंने ये करवाना है वेबिनार, ठीक है, मैंने ऑन एयर आना है, ये आपको बताना है, ये तो आसान था मेरे लिए। ठीक है, अब यहीं पे सोचो कि लेट्स से अगर मेरे पास 5 ऑप्शंस होती इस वक्त, ठीक है, एक दो कोई बाहर से होती है, एक इधर से होती, फिर उसमें फैक्टर लगाता है कि अच्छा मेरी असर से दोस्ती भी है, एक मेरा कहीं पे एक्सपोजर होगा, एक पे मेरा टॉपिक अच्छा है, एक पे शायद आई एम गेटिंग पेड फॉर समथिंग, राइट। अगर मेरे पास वो सिचुएशन होती, क्या मेरा ये आसान होता डिसीजन? नहीं। अब क्योंकि मेरे पास ऑप्शन यही थी कि यार मैंने ये करवाना है और मुझे आपने ज़रा कहा कि करवाना है, तो ये तो मेरे लिए एक समझ लो, और ज़रा मैंने अभी इत्तेफाक से अभी 2 दिन पहले एक और जगह था, उन्होंने मुझे कहा था करवाना है, तो मैंने इनकार भी कर दिया था, मुझे नहीं फिजिबल लगा, ठीक है, कि मैं उस पर ज़रा इस तरह से उधर सेशन करवाऊँ। तो ये काफ़ी सारे, तो मैंने कहा था ना जब मैं आपको वापस उस स्लाइड पे जाता हूँ,
जब डिसीजन मेकिंग याद है आपको, मैं टेक्निक्स पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कुछ क्वालिटेटिव होती है, कुछ क्वांटिटेटिव होती है। और क्वालिटेटिव टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी? इंट्यूशन, ठीक है। सेकंड थी ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर एक थी वोटिंग, राइट। तो ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे आपने क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करनी है, कहाँ पे क्वांटिटेटिव करनी है। तो ये तो आपके प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैंने अभी ये लेट्स से ये वाली शर्ट पहननी है, मैंने कहाँ पे बैठना है, इसके लिए ऑब्वियसली आई डिडंट ड्रॉ दिस कॉन्सिक्वेंस टेबल, ठीक है। ये मेरे लिए जरा इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन था विच वाज कंपैरेटिवली इजी फॉर मी। लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, जब आई एम यानी कि आई विल बी टेकिंग दोज टाइप ऑफ डिसीजंस, तो ऑब्वियसली आई हैव टू कम अप विद सम जो मेथोडोलॉजी है जी। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा कि आज जी जी प्लीज। मेरी बस एक लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा कुछ बताना था कि ये कैसे चलता है। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपको एक दफा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए ना, फिर जो इसका मैकेनिकल पार्ट है ना, जो मैं ये भी कर रहा था स्टेप बाय स्टेप, कब इसको कर दें इसको कर दें, ये प्रैक्टिस से एक चीज आती है, राइट। इसकी कोई यानी कि इजी रेसिपी नहीं है फॉर डिसाइडिंग के हाउ मच ऑफ वन कॉन्सिक्वेंस टू स्वैप फॉर सम अमाउंट ऑफ अनदर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो इसके बस ये थोड़े से 3-4 हैं कि बेसिकली इट इज आइटरेटिव। इवन स्वैप एक आइटरेटिव प्रोसेस है इन विच यू हैव टू एलिमिनेट ऑब्जेक्ट्स बाय मेकिंग ट्रेड ऑफ्स एंड चेक फॉर डोमिनेंस टू एलिमिनेट अल्टरनेटिव्स। और एक और चीज के द वैल्यू ऑफ व्हाट यू स्वैप विल बी relative, but the swaps themselves should be logically consistent, right? Or make informed swaps, there is subjective judgment when you are swapping between the consequences between these judgments. और for some decision आपको अपना पता होता है कि you yourself will be the source of relevant information, जो आप कह रहे थे ना कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो वो आपने इन्फॉर्मेशन जमा की हुई है। फिर ये है कि मेक इजियर स्वैप्स फर्स्ट, कि जो इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरू के अंदर 2 को एलिमिनेट कर दिया था, उनको सबसे पहले कर दें। फिर हसन, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्टिव उसकी वेटेज ज्यादा है, कोई आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये देखो लिखा हुआ है कि ये जो मेथड है इसकी गाइडलाइन कहती है कि फोकस ऑन स्वैप अमाउंट्स नॉट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि इट डजंट मेक सेंस टू से दैट वन ऑब्जेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर विदाउट कंसीडरिंग द वेरिएशन अमंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इज मंथली रेंट ऑफ द शॉप मोर इंपॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब हम नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स। लेट्स से कि इफ द मंथली रेंट ऑफ ऑल द लोकेशन इज सिमिलर बट द नंबर ऑफ कस्टमर्स वेरी वाइडली, ठीक है, तो द नंबर ऑफ कस्टमर ऑब्जेक्टिव मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन द मंथली रेंट। और if you will let's say concentrate on the importance of the objective, so you won't be able to do the trade-offs properly, so you have to keep the importance of the objective totally aside, you will not consider it। तो बस सिंपल एंड के अंदर ये दिस इज अ चाइनीज एक प्रोवर्ब है कि अ वाइज मैन मेक्स हिज ओन डिसीजंस एंड इग्नोरेंट मैन फॉलोज पब्लिक ओपिनियन। तो आज से आई होप के please take charge and start making smart choices in your life yourself. So this is all from my side. Now I'm open for the questions. अच्छा रजा साहब, मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एक कंक्लूजन पे ये है कि इफ वी हैव रीच्ड डिसीजन एंड वी हैव रियलाइज्ड दैट डिसीजन इज रॉन्ग, व्हाट इज द अप्रोच नाउ, वेदर गो विद इट और कहाँ से यू टर्न बनाएं और फिर किस प्रोसीजर से स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप या बीच में कहीं से जो सेकंड लास्ट ऑप्शन थी उसको लेके चलें? व्हाट शुड बी द अप्रोच इफ वी रिग्रेट अ डिसीजन? वैसे तो हमारे कायद ने कहा था कि व्हेन यू मेक अ प्लान या व्हेन यू डिसाइड समथिंग देन यू शुड स्टिक टू इट, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देखो डिसीजन की एक डेफिनेशन ये भी है कि हमारे दूसरे कायद ने कहा, एनीवेज लेट्स नॉट गो इनटू दैट पॉलिटिकल डिबेट। दूसरे कायद भी ठीक करते हैं सिचुएशन के लिहाज से, इंशाल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे। बाकी ये कि देखो हसन, चलो जो का पार्ट आपने कहाँ पे लेना है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, राइट। लेट्स से इफ यू आर कंफर्म्ड 100% श्योर अबाउट समथिंग, ठीक है, तो वहां पे तो डिसीजन नहीं है ना, वहां पे तो आपको पता है कि करना है। असद ने मुझे कहा कि सेशन करवाना है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो मेरे पास डिसीजन नहीं था, मुझे करवाना है, राइट। आप डिसीजन वहां पे लेते हो जहां पे कहीं पे प्रोबेबिलिटी है, कोई चांस है, कोई ऑप्शन है। अच्छा, जहां पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कहा कि प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे एक रिस्क है,
तो बिल्कुल एक रिस्क होता है कि आपका डिसीजन अच्छे तरीके से नहीं जाएगा, राइट। तो बिल्कुल। मैंने ये नहीं लिखा कि मेकिंग बेस्ट चॉइसेस इन योर लाइफ, मैंने कहा मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस इन योर लाइफ, जो टॉपिक है, Yeah. राइट। सो अगर आसिफ लेट्स से उनको लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं है, तो इसके बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उनको कम से कम मैंने कहा था जो कि रात को सुकून से नींद आएगी कि ही हैज टेकन अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक, ठीक है, उसने एक सिस्टम यूज करके एक डिसीजन लिया है, राइट। अच्छा, अब अगर डिसीजन सही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज पे जाके पता चला है लाइफ के, कि क्या आसिफ आपको 10 साल बाद आइडिया हुआ है कि यार जो मैंने शॉप का डिसीजन लिया था ठीक नहीं था, या फॉर एग्जांपल उनको कोई 3 महीने 4 महीने बाद रियलाइज हो जाता है कि यार ये सफा गोल्ड मॉल के ये वाले मसले हैं, मैं सेंटोरस में ठीक था या एफएड मरकज में ठीक था, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास हमेशा से एक वो यू टर्न वाला या अपना डिसीजन को रिवाइज करने वाला या उसको करेक्ट करने का एक ऑप्शन होता है, ठीक। तो ये हमारे ऑफिस के अंदर भी होता है कि वी टेक सो मेनी डिसीजंस, ठीक है। मैं जीएम टैलेंट एक्विजिशन बहुत सारी हायरिंग्स करता हूँ हर साल, तकरीबन 300 से 400 बंदा हायर करता हूँ, तो आई कैन नॉट क्लेम कि जो मेरी 100% हायरिंग थी वो बेस्ट थी, ठीक है। आपकी अपने टीम में जिनको आप खुद असेस कर रहे होते हो, आप खुद क्योंकि एचआर के हो, असद है एचआर के, तो आपको पता है कि यार आप जिस वक्त आप लेट से आप 10 कैंडिडेट्स को मिलते हो, उनमें से एक बेस्ट हायर करते हो, वो उस वक्त आपका एक बेस्ट डिसीजन होता है, राइट। लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यार आपने ये बेस्ट डिसीजन लिया है। हमेशा में कहते हैं भी शॉर्टलिस्ट 2 या हमने जो लास्ट डिसीजन फाइनल 2 है, अगर एक बैक ऑफ करता है या एक हमें लगता है कि प्रोविजन में ठीक नहीं है, देन वी गो फॉर द सेकंड ऑप्शन जो उस टाइम हमने शॉर्टलिस्ट की भी थी। सो डू यू थिंक इन केसेस में भी हमें वही करना है कि जो हमारी दूसरी लास्ट ऑप्शन शॉर्टलिस्ट थी उस पे चले जाओ? हसन मियां, अगर तो गाड़ी ले रहे हो तो सेकंड ऑप्शन पे जाओ, अगर लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो तो प्लीज डोंट। नहीं, फिर ये नहीं कहना क्या कि अम्मी, फिर तो लाइफ भी सेकंड आनी पड़ेगी ना, फिर तो लाइफ भी अम्मी जान को ये नहीं कहना कि मैं क्योंकि अपनी इससे खुश नहीं हूँ और मैंने भी कल अभी ये एक इवन स्टेप मेथड पढ़ा है तो मैं ऑप्शन 2 पे जाना चाहता हूँ। तो दिस मेथड इज ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल दी सिचुएशंस, राइट। तो शादी इंसान एक ही दफा करता है। बिल्कुल। अच्छा, we have few questions Raza from the live audience. Farhan is asking what is the role of perception in decision making? ये अगर तो लेट्स से इफ यू आर फॉर एग्जांपल, अगर तो इसको मैं सिर्फ इसके इवन स्टेप के कॉन्टेक्स्ट में लूँ ना, तो फिर तो इसका वही आंसर है जो मैंने हसन को दिया था कि यू विल नॉट कंसीडर इंपॉर्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है। परसेप्शन आपकी बिल्ड होती है, उससे आपकी कोई इंपॉर्टेंस अच्छी होती है, बुरी होती है, कोई इमेज बनता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, परसेप्शन उसमें कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस टाइप ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स, ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस परसेप्शन थिंग। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि व्हेन वी टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ, तो हमारी एक परसेप्शन बिल्ड हुई होती है। इवन लेट्स से अगर मैं अपने फील्ड के बारे में बात करूं कि मैंने अगर एक ट्रेनिंग अटेंड की और मैं चाहता हूं कि अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलाऊं, तो जाहिर है मेरी एक परसेप्शन बिल्ड हुई थी उस ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, तभी मैंने अपनी टीम को अपना वो उसको मैंने रेफर किया है। इसी तरह से लेट्स से एक तो मेरी ज़ाहिर जब मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ तो असेसमेंट्स होती हैं, लेकिन कई दफ़ा आपकी कैंडिडेट के बारे में एक परसेप्शन बिल्ड होती है ना, आपकी कंपनीज के बारे में परसेप्शन होती है, पीटीसीएल के बारे में लोगों की एक परसेप्शन होगी जो लोग नहीं जानते, ठीक है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनकी भी एक परसेप्शन होती है। तो एनीवेज, लेकिन ये बात ये है कि परसेप्शन तो ऑब्वियसली इसका फैक्टर होता है आपकी लाइफ में, और परसेप्शन कितनी सही है कितनी नहीं सही, उसके लिए यू यूज दिस मैथमेटिकल, राइट। कई लोग पीटीसीएल एग्जांपल दूं तो आते हुए जब मैं फर्स्ट टाइम मिलता हूँ या के ज्वाइन करते हैं, तो वो जो अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट देखते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो टोटली डिफरेंट में परसेप्शन और थी, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है जब छोड़ के जाते हैं, उनको कहीं पे थोड़े से ज्यादा पैसे नजर आते हैं या कुछ और नजर आता है, बाद में वो रिग्रेट करते हैं वापस आने के लिए, फिर मिन्नत अल्लाह भी कर रहे होते हैं। एनीवेज, परसेप्शन मैटर करती है। जी असर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Azwar Hassan is asking what does a GM consider, individual decision making or team? A good question. It all depends, ठीक है। अगर तो देखो, ये भी डिसीजन जो आपके होते हैं ना, जरा अगर आप जीएम की बात करें तो इसमें आपके पर्सनल तो नहीं है डिसीजन, आप ऑफिस मैटर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपके जो ऑफिस डिसीजन होते हैं, ये भी आपका जो एक सिनेरियो है, जो आपका प्रॉब्लम इन हैंड है, जिसकी बेस पे आपने डिसीजन पे डिपेंड करता है, राइट। कि क्या एज अ जीएम मैंने खुद डिसीजन लेना है या आई हैव टू इन्वॉल्व माई टीम, ठीक। अगर तो कोई ऐसा है डिसीजन जिसपे आई एम 100% श्योर और मेरा फुल नॉलेज है उस पर, और मुझे लगता है कि टीम की ओपिनियन या तो मैटर नहीं करती, या शायद उस स्टेज पे उनको बताना ठीक नहीं है, या
काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं, उसमें ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व माई टीम। लेकिन अगर कोई ऐसी है कि लेट्स से यार मैंने कोई प्रोजेक्ट टाइम बनाना है, कोई काम करना है, कोई मैंने मेमोरी ट्रेनिंग करना है, बैच लेकर आना, कोई इस तरह के प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी टीम में मेरे साथ काम चल रहा है, उनकी जो आइडियाज हैं दे कैन ऐड वैल्यू इन माय डिसीजन मेकिंग, तो आई ऑलवेज गो फॉर दैट अप्रोच। Okay. The hardest decision in life are not between good and bad or right and wrong, but between two goods or two rights। बिल्कुल अपना ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखो ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे चल नहीं रहा ना कि मैंने ये वेबिनार करना है या नहीं करना, राइट। तो ये जो मैंने आपको इवन स्वैप वाला मेथड बताया या जितने आपके क्वांटिटेटिव होते हैं मेथड्स, उसकी ब्यूटी ये है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस और आपको या तो सारी अच्छी लग रही होती हैं या सारी फारिग लग रही होती हैं, और आपको मेरे पास अब ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, फारिग है सारी, राइट। पीटीसीएल ने मुझे निकाल दिया है, अब मुझे कहीं पे 3 मेरे पास ऑप्शन है, जाना ही है, उसमें से बेस्ट कौन सी हो सकती है, मैंने वहाँ पे जाना है। या मेरे पास 4 आज ऑप्शंस हाथ में हैं जॉब्स की, तो उसमें जाना है, तो हमेशा ज़ाहिर है वो राइट और रॉन्ग वाला तो मसला ही कोई नहीं है। अगर राइट और रॉन्ग आपको पहले से ही पता है तो फिर डिसीजन की ज़रूरत ही नहीं है। यू ऑलवेज गो बिटवीन ऑप्शन ए बी सी, जहाँ पे आपकी कंपैरिजन होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर हर जगह आपके नेगेटिव चीज़ें हैं तो फिर तो डिसीजन को इतना ज़रूरत नहीं, फिर इट इज़ ऑफ वेरी मच ऑफ। एक लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग डज योर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग बाय क्राइसिस, precautionary decision making, and what among the two would you suggest to a young entrepreneur and young jobian? प्रिकॉशनरी ऑब्वियसली, ठीक है। मैनेजमेंट मेकिंग बाय क्राइसिस, देखो मैंने आपसे कहा था कहीं जगह पे आपको रिस्क तो लेना ही, ये भी एक ट्रेड ऑफ होता है लाइफ का, ठीक है। कहीं जगह पे आप अगर प्रिकॉशनरी मेजर पे जाते हो, वहाँ पे आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इनकर हो रही होती है कि यू प्रेफर टू टेक रिस्क, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स से कहीं पे अगर आपको यू हैव टू लेट्स से टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, तो उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाए कि आप वैसे ही उस प्रोजेक्ट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉस में चले जाओ। तो जो आपका एंटरप्रेन्योर की आपने बात की है, तो व्हेन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस या सारा कुछ है, तो यू हैव टू टेक रिस्क, ठीक है। वो है ना उसका मंत्रा, हाई हाई रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। तो जितना आप लाइफ में मैनेजमेंट गुरु तो यही कहते हैं कि जितना बड़ा आप लाइफ में रिस्क लोगे उतने ही ज्यादा रिटर्न के चांसेस हैं, सही। बाकी ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू प्ले सेफ, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू लेट्स से स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो डू योर कंप्लीट होमवर्क, राइट। और यानी कि यू शुड गो फॉर कैलकुलेटेड जो रिस्क होते हैं, डिसीजंस होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा कुएं में छलांग लगा दे और बाद में फिर रिग्रेट करे। बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, खासतौर पे जब आईडी स्टार्ट करते हो, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। Ali, we are done with live questions. Ali, over to you. ओके बॉस, मेरा सिर्फ एक फाइनल इस पे सिर्फ डिस्कशन, वो आपने रिवर्ट का तो मुझे बता दिया बड़ा क्लियरली कि जी ये रिवर्ट कैसे आपने करना है और किन डिसीजंस को रिवर्ट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि वही, अब ओनरशिप, तो आपने करेज का भी हमें आइडेंटिफाई कर दिया कि करेज, अगर हम एक डिसीजन अपना ले लें और उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन, आप टाइम स्पेन कंसिडर करते हैं कि मैटर करता है कि एक डिसीजन को कितने, आपने ऑप्शंस को एनालाइज कर लिया, एनालिटिक्स कर लिया, सारा डिसीजन मेकिंग का एक टाइम प्रोसीजर होना चाहिए, वो कितना एक्सपेंड हो, अपॉर्चुनिटी ना लूज हो जाए अगर आप अपनी कैलकुलेशंस में ज्यादा पड़ जाएं। तो डू यू थिंक कि टाइम आल्सो मैटर्स? ऑब्वियसली ये तो मैं अक्सर अपनी टीम को कहता होता हूँ कि यार लेट्स से ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे चली जाए, आप इतनी प्रिपरेशन करते रहो घर के ऊपर, घर के अंदर तैयार होने में किसी चीज़ में, अगर आपकी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे चली गई है तो फिर उसका क्या फ़ायदा, ठीक है। इसी तरह से आपने जब भी कोई, आप लेट्स से अगर कोई बिजनेस रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड या लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो, तो इफ़ यू थिंक कि यू हैव मिस्ड द ट्रेन, तो ऑब्वियसली देन डू नॉट डिले योर डिसीजन टू दैट लेवल कि आपको फिर ऐसा लॉस हो। तो क्योंकि आप राइट डिसीजन के इंतजार में आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, तो आई थिंक सो देयर इज नो नीड फॉर दैट राइट डिसीजन। देखें, लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें कहते हैं ना यार शायद इससे बेहतर हो जाएगा। लेट्स से वी आर फॉर एग्जांपल, जो लोग प्रॉपर्टी के इसके अंदर बिजनेस में है, तो प्रॉपर्टी में आपके बूम आ रहे होते हैं, आपका फॉल आ रहा होता है, तो कई लोग इस चक्कर में भी होते हैं कि अच्छा यार लेट्स से अगर प्रॉपर्टी अभी फॉर एग्जांपल 10-15-20% इंक्रीज हो गई है, तो आपको यू डोंट नो अबाउट टुमारो। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे होते हैं कि यार दे वेट फॉर टुमारो, ठीक है, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन कल को पता चलता है कि यार बजाय इसके कि
instead of increasing the price has fallen, तो they face a lot of losses in their life. और इसके अंदर I have seen यानी कि so many यानी कि जिसको हम property consultants gurus कहते हैं, who have spent so many यानी कि years in this field, but I have seen those people taking so much losses in their life. So again it's a risk, ठीक है, so you have to take that risk. Yeah. Do not unnecessarily delay your decisions, take timely decisions, do not even take hasty decisions, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से जितना एक considerable टाइम चाहिए थिंक थ्रू करें. Yeah. और कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के इंतजार में बैठे रहते हैं, शायद इससे अच्छी आ जाए, इससे अच्छी आ जाए, बाद में पता चलता है कि अपनी एज गुजर गई है, ठीक है, तो फायदा फिर अच्छा नहीं था खाला की बेटी से कर लेते, Yes. या मामू की बेटी से कर लेते. Okay, all confusion sorted. I'm convinced with this approach also, and with the pros and cons of it also. So I'm done with it. Thank you so much. Thank you very much, Reza. Thank you very much for your time. We thoroughly enjoyed the session, and obviously it was very practical. जो approach थी वो practical बहुत ज़्यादा थी, rather than कि वो theoretical कि अच्छा आप ये process करें और वो process करें, and in the end solution नहीं होता. तो वो उससे ज़्यादा effective ये है कि हमें practical approach के पता चले कि अच्छा हम ये 3-4 techniques use करके obviously critical decisions के लिए हम जो है ना ये चीज़ें use कर सकते हैं, और बाकी obviously दूसरे डिसीजंस के लिए इंट्यूशन और वो लॉजिक एंड परसेप्शन उसके बेसिस पे कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम. इट वाज लवली हैविंग यू, एंड वी वुड लव टू हैव यू फॉर मोर सेशंस इन फ्यूचर एज वेल. सो वी वुड लव टू इनवाइट यू अगेन. थैंक यू सो मच असद, थैंक यू सो मच हसन. बाकी ये है कि डू ट्राई दिस अप्रोच, और एटलीस्ट सबसे एक मशवरा के, क्योंकि whenever you are going to buy a mobile next time when you have especially limited funds, ठीक है, तो try this approach, right? Excel के अंदर एक टेबल बना के करे तो you will see के how it is applicable in other areas of your life. बाकी thank you so much for giving me this opportunity, ठीक है, it was my pleasure. तो बाकी किसी को कोई question तो I am always available. Thank you very much. We are over now. Thank you for the audience who has joined us in this session. We would inshallah be live again on Friday with another session with our panelist. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.